ह्यूमन बॉडी में सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, बट स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पर 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होता है। ऐसा क्यों होता है और डिवीजन के कौन से स्टेज पे, मियोसिस के कौन से स्टेज पे एक्स और वाई क्रोमोसोम अलग होते हैं, जानेंगे हम इसको आज की इस वीडियो में ब्यूटीफुल स्लाइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज वेद सर, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप अपने फीडबैक्स जो है मेरे पर्सनल जीमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर से। इसके पहले जो है हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया था जो मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को जो है हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। जिन लोगों ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो सभी जो है प्लेलिस्ट में जाकर के मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट की जो वीडियो है उसको आप सब लोग देख सकते हैं, तभी आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग उसी टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोगों ने उस लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो इसके पहले जो है हम लोगों ने मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट को जो है कंप्लीट किया था। प्रोफेज फर्स्ट को एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या क्या होता है। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट था उसको भी 5 फेजेस में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचियोटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचियोटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस, इन सभी को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बिहेवियर के आधार पे ही, उनके बिहेवियर के बेसिस पे ही इनको जो है 5 फेजेस में डिवाइड किया गया था और उन पेजेस को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। एक बार यहाँ पर वापस से रिकॉल कर लेते हैं। जो लेप्टोटीन स्टेज होता है उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पतले थ्रेड के रूप में होते हैं, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। तो लेप्टोटीन में कंडेंसन ऑफ क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट आती है सेकंड फेज जाइगोटीन। जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जाइगोटीन के बाद लास्ट आती है जाइगोटीन के बाद आता है पैचियोटीन। पैचियोटीन में क्या कंप्लीट होता है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है, क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं डिप्लोटीन की। तो डिप्लोटीन में ये जो क्रॉसिंग ओवर रहती है, यानी कि इसके पहले जो पेयरिंग रहती है वो पेयरिंग किसकी वजह से थी, स्नैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह थी। तो डिप्लोटीन में वो स्नैप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिसॉल्व होता है और धीरे धीरे जो दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर होता है कियाज्मेटा पर जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। और लास्ट फेज है प्रोफेज फर्स्ट की, वो है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, डायाकाइनेसिस में डिसॉल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी और क्रोमोसोम्स भी रिकॉम्बिनेशन के बाद में एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। तो टोटली क्या था, टोटली जो है इन सभी में क्रोमोसोम के बिहेवियर के आधार पे ही, बेस पर ही जो है इनको जो है 5 जो है सब फेजेस में डिवाइड किया गया था। अब प्रोफेज फर्स्ट में जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसॉल्यूशन हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपीयर हो जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होंगे। तो प्रोफेज के बाद में कौन सी स्टेज आती है, प्रोफेज के बाद में जो है सेकेंड स्टेज आती है जिसको कि क्या बोलेंगे, प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मेटाफेज फर्स्ट आता है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मेटाफेज फर्स्ट आएगा। ये भी सेम किसकी तरह है, ये भी सेम जो है मेटासिस की तरह ही है। मेटासिस में भी क्या होता था, मेटाफेज में मेटाटिक प्लेट के ऊपर सारे क्रोमोसोम अलाइन होते थे, बट वहां पर क्या था, वहां पर होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं होती थी। इस वजह से सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, वो सारे के सारे एक ही इक्विटोरियल प्लेट पे क्या होते हैं, एक ही मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो है अलाइन होते हैं। बट यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो है अलाइन होंगे। तो हम लोग देखते हैं मेटाफेज को और डिटेल में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं मेटाफेज को। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है,
मेटाफेज फर्स्ट में जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, बाइवैलेंट क्रोमोसोम मतलब जो कि पेयर बनाए हुए थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम, उनकी बात कर रहे हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम या बाइवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, जो मेटाफेज प्लेट है उसके ऊपर ये अलाइन होंगे। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये इक्वेटोरियल प्लेट है और इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर जो होमोलॉगस क्रोमोसोम से वो क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन होने स्टार्ट हो गए हैं। The microtubules from the opposite poles of the spindle attach the kinetochores of homologous chromosome। ये रेड वाले का होमोलॉगस, ब्लू है, ऐसे सब जगह पे दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें ह्यूमन में कितने हैं, अगर हम ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो 46 में से 23 जोड़े बनेंगे, 23 पेयर बनेंगे। अब 23 पेयर में 22 क्या है, 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, एक पेयर क्या है, एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम है, यानी कि एक्स और वाई है। तो ये सभी जो है 22 ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ये एक दूसरे के होमोलॉगस है। ये सभी इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगे। इक्वेटोरियल प्लेट के एक साइड में एक्स क्रोमोसोम होगा तो दूसरे साइड में कौन सा क्रोमोसोम होगा, दूसरे साइड में जो है वाई क्रोमोसोम होगा। तो मेटाफेज प्लेट के ऊपर वो जो है अलाइन होंगे और अलाइन होने के बाद में स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं किसके थ्रू, सेंट्रोसोम के थ्रू जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, उन स्पिंडल फाइबर्स से इन सभी क्रोमोसोम में जो काइनेटोकोर्स होते हैं, ये जो काइनेटोकोर्स हैं, जो सेंट्रोमियर है उसके साइड साइड में डिस्क के जैसी शेप जो है जिसको कि काइनेटोकोर्स बोलते हैं, उन काइनेटोकोर्स से ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी जो है जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मेटाफेज प्लेट पे अलाइन होंगे। एक दूसरा भी फिगर है, वहां पर भी दिखाया गया है कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो गए हैं, अलाइन हो चुके हैं। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं। मेटाफेज फर्स्ट के बाद में क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट के बाद में जो है एनाफेज फर्स्ट आएगा। अब एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में ही जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट करेंगे। पूरे के पूरे मेयोसिस में जो दूसरा मेन स्टेज है वो है एनाफेज फर्स्ट। दूसरा जो मेन जो दूसरा मेन फेज है वो क्या है, एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर के, सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatid remain associated at their centromeres। तो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में जहां पे ये दोनों ज्वाइंट हैं, इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं, इस ज्वाइंट को बोलते हैं हम लोग सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर से ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं ये हैं क्रोमैटिड। ये दोनों क्या हैं, क्रोमैटिड। ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमैटिड हैं। तो इनके क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड है और ये भी क्रोमैटिड है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्रोमैटिड है। तो ये जो क्रोमैटिड है वो क्रोमैटिड नहीं सेपरेट होंगे, क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, क्रोमैटिड एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सेपरेट क्या होंगे, ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों क्रोमोसोम अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अब एक इधर की तरफ मूव करेगा और दूसरा वाला इधर की तरफ मूव करेगा। जैसे अगर हम एक्स और वाई की बात कर लेते हैं, एक्स क्रोमोसोम ये है, वाई क्रोमोसोम ये है, तो एक्स इधर की तरफ मूव करेगा तो वाई अपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव करेगा। तो इस तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं, ना कि जो है उनके क्रोमैटिड। क्या अलग होंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट हो रहे हैं। ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि इसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, तो लास्ट वाले को हम मान लेते हैं कि वो सेक्स क्रोमोसोम है। तो अगर ये एक्स है तो ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये होगा वाई। तो इस तरीके से अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो अब तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा कि स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पर एक्स और वाई क्रोमोसोम कहां पर सेपरेट होते हैं। तो एक्स और वाई
लिखा कई सारी बुक्स में लिखा होता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एनाफेज फर्स्ट में सेपरेट होते हैं, बट काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो कभी दूर नहीं होती है कि एक्स और वाई कब सेपरेट होते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्स और वाई, एक्स का होमोलॉगस है वाई और वाई का होमोलॉगस है एक्स, और ये दोनों ही कौन से फेज में डिवाइड होते हैं, ये दोनों ही जो है एनाफेज फर्स्ट में ही डिवाइड होते हैं, यानी कि एक्स वाई के साथ में कब सेपरेट होता है, एनाफेज फर्स्ट में ही सेपरेट होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं टेलोफेज फर्स्ट की। एनाफेज के बाद में टेलोफेज आती है, और टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, टेलोफेज फर्स्ट में ये सारे जो क्रोमोसोम थे होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर के वो अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं। यानी कि अगर 46 क्रोमोसोम थे तो 46 क्रोमोसोम जो होते हैं 46 में से 23 एक साइड में एक पोल की तरफ और 23 जो है दूसरे पोल की तरफ जो है पहुंच जाएंगे, बिल्कुल इस डायग्राम की तरह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है दिखाए गए हैं क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं। उसमें से अगर 46 है तो 23 इधर की तरफ और 23 इधर की तरफ जो है पहुंच जाते हैं। अब इस 23 में से क्या हो सकता है, इस 23 में से 22 प्लस एक्स हो सकता है और इसमें 22 प्लस वाई होंगे। इस तरीके से जो है दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहीं पर क्या हो गया, यहीं पर ही टेलोफेज फर्स्ट में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में सेल के पास में 46 क्रोमोसोम थे, 2n क्रोमोसोम थे, तो टेलोफेज कंप्लीट होने के बाद में अगर साइटोकाइनेसिस हो रही है तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में वो आधे हो जाएंगे, 2n से n हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, और अगर 46 है तो 46 से 23 और 23 जो है वो रह जाएंगे। तो देख लेते हैं टेलोफेज में क्या हो रहा है। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर हो जाता है। जब होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं तो उनके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, वापस से न्यूक्लियोलस आ जाती है, और साइटोकाइनेसिस के थ्रू जो सेल होती है वो क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और इसको बोलते हैं डियाड ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डियाड ऑफ सेल्स। डियाड ऑफ सेल्स के बाद में क्या होगा, although in many केस क्या होता है, काफी सारे केस में क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिप्रेशन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट। यानी कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट पे नहीं पहुंचते हैं, यानी कि वो काफी जो है कॉम्पैक्ट नहीं हो पाते हैं, एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस। जो इंटरफेज में होना चाहिए था, एक सेल के डिवीजन में जो इंटरफेज आता है उस टाइम पर जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है ये उस फेज में नहीं पहुंच पाते, ये उस एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचते हैं, और उसके पहले ही ये सेल जो होती है क्या होती है, ये सेल जो है अगले मियोसिस सेकेंड के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद जो है मियोसिस सेकेंड जो है आ जाता है काफी सारे केस में। द स्टेज बिटवीन टू मेटाटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है, दो मियोसिस के बीच में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच में जो टाइम आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो मेटासिस हो, दोनों में ही इंटरफेज एक ही बार आती है। और उसके बाद में अगर हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड हो रहा है उसमें जो है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा। तो डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा तो G1S और G2 फेज का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह पर क्या होता है, इंटरकाइनेज होता है जो कि G1S और G2 फेज को रिप्लेस कर देगा। तो इंटरकाइनेज क्या करेगा, इंटरकाइनेज G1S और G2 फेज को रिप्लेस कर देगा और इंटरकाइनेज हो जाएगा। तो इंटरकाइनेज एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होता है और इस टाइम पर कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, यानी कि इंटरकाइनेज के टाइम पर कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड। अब इंटरकाइनेज के बाद में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगी, और मियोसिस सेकेंड का जो पहला फेज है वो क्या है, मियोसिस सेकेंड का पहला फेज है प्रोफेज सेकेंड।
जो कि किससे सिंपल है, जो कि सिंपलर है प्रोफेज फर्स्ट से। प्रोफेज फर्स्ट हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रोफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है उसके बेस पर जो है उनको 5 कौन कौन से हैप्लोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस में डिवाइड किया गया था। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेज नहीं आएगा, इस वजह से ये क्या होगा, काफी ज्यादा सिंपल होगा और सिंपली जो है प्रोफेज कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डिवीजन दिखाया गया है टेलोफेज। टेलोफेज के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में मेयोसिस सेकंड स्टार्ट होगा। इंटरफेज टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में इंटरकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, मेयोसिस सेकंड। और मेयोसिस सेकंड का जो पहला फेज है वो क्या है, पहला फेज है वो है प्रोफेज सेकंड। क्या है, प्रोफेज सेकंड। तो हम लोग प्रोफेज सेकंड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन वगैरह नहीं होगी और डायरेक्टली जो है क्या होगा, डायरेक्टली जो न्यूक्लियर एनवलप है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, प्रोफेज फर्स्ट में जो न्यूक्लियर एनवलप है, क्रोमोसोम के चारों तरफ जो न्यूक्लियर एनवलप है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और उसके अलावा जो है न्यू स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड क्रोमोसोम्स, नए स्पिंडल जो फॉर्म होने लगते हैं, क्या होगा, नए स्पिंडल जो है फॉर्म होंगे। तो प्रोफेज सेकंड में न्यूक्लियर एनवलप गायब होती है और इसके अलावा नए स्पिंडल बनते हैं। तो मैंने पहले ही हम लोगों ने देखा था कि टेलोफेज में जो दो सेल थी, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, एक न्यूक्लियस यहाँ पे है, ये कैसी है, हैप्लॉइड है, ये कैसी है, ये भी हैप्लॉइड है। अब ये दोनों जो डिवाइड हो गए थे साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के थ्रू, तब उसके बाद में ये प्रोफेज सेकंड में आते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर दो सेल को दिखाया गया है, एक सेल डिवाइड हुई मेयोसिस फर्स्ट में, वो दो सेल बनी, अब वहां से स्टार्ट करते हैं तो प्रोफेज सेकंड में दो सेल। प्रोफेज सेकंड में क्या होगा, सिंपल था ये, meiosis second is initiated immediately after cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated, यानी कि क्रोमोसोम्स काफी ज्यादा elongated नहीं होते हैं, ये तेजी से जो है स्टार्ट हो जाता है। In contrast to meiosis first, meiosis second resembles a normal mitosis, ये नॉर्मल टाइप की मेटासिस होती है, बिल्कुल किसकी तरह, बिल्कुल मेटासिस की तरह ही, जिसको हम लोग पहले प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी और इन ऑफ प्रोफेज सेकंड में द क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। अब वापस से क्या होंगे, वापस से जो क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि आगे के स्टेज में, आगे के फेज में जाने के लिए उनको क्या होना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। तो प्रोफेज सेकंड के बाद कौन सी स्टेज आएगी, प्रोफेज सेकंड के बाद जो है मेटाफेज सेकंड आएगी। अब ये सारे जो क्रोमोसोम्स थे, जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स थे, अब हैप्लॉइड क्रोमोसोम क्या होंगे, वो मेटाफेज प्लेट पे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, यानी कि ये इक्वेटर, ये कहाँ पे, मेटाफेज प्लेट के ऊपर अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ये क्या है, ये जो है एक मेटाफेज प्लेट है, यहाँ पर भी एक मेटाफेज प्लेट है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलाइन हो रहे हैं। तो 23 क्रोमोसोम यहाँ पर अलाइन हो रहे होंगे, 23 क्रोमोसोम यहाँ पर अलाइन हो रहे होंगे। चूंकि हैप्लॉइड सेल है तो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो यहाँ पर अलाइन होंगे और वहां पर अलाइन होंगे। और इसमें क्या होगा, इनमें से एक जो है X होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा जो है Y होगा। तो मेटाफेज सेकंड में क्या होते हैं, मेटाफेज सेकंड में अकेले, यानी कि पेयर तो पहले जो है पेयर तो पहले खत्म हो चुका है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पहले ही एनाफेज फर्स्ट में ही सेपरेट हो चुके थे। तो अब केवल और केवल हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही मेटाफेज सेकंड के ऊपर, इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर लगेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है मेटाफेज सेकंड के बाद क्या आएगा, मेटाफेज सेकंड के बाद आएगा एनाफेज सेकंड। तो जो स्पिंडल फाइबर्स थे
वो मेटाफेज सेकंड में ही क्रोमोसोम्स के साथ में क्या हो गए थे, जुड़ गए थे, क्रोमोसोम्स के साथ में पहले ही जुड़ गए थे। अब एनाफेज सेकंड में क्या करेंगे, ये उनको काइनेटोकोर से, एक जो क्रोमोसोम है और उसका जो कियासमेटा है, कियासमेटा से दोनों साइड में जब स्पिंडल फाइबर जुड़े, अब जुड़ने के बाद क्या करते हैं, एनाफेज सेकंड में वो उसको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना स्टार्ट कर देते हैं, और जो क्रोमोसोम है, अब जो क्रोमोसोम है वो बीच में से डिवाइड होगा। कहां से डिवाइड होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो बीच में से डिवाइड होना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर एक्स क्रोमोसोम है तो डिवाइड होने के बाद में उसका नेचर सेम वैसा ही होगा, उसका नेचर सेम वैसा ही होगा, और ये बीच में से जो है पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो एनाफेज सेकंड में क्या होंगे, अब अगर एक्स सेपरेट हुआ, अगर ये एक्स क्रोमोसोम था, ये वाई क्रोमोसोम था, तो एक्स वाला बीच में से जब डिवाइड होगा तो इधर भी एक एक्स जैसा ही कंपोनेंट पहुंचेगा और इधर भी एक एक्स जैसा ही कंपोनेंट पहुंचेगा। यानी कि दोनों साइड में एक्स वाले, एक्स बीच में से डिवाइड होगा, सेंट्रोमियर से डिवाइड होगा, तो नेचर सेम ही होगा। इधर साइड भी एक्स का कुछ पार्ट जाएगा, इधर साइड भी एक्स का कुछ पार्ट जाएगा। वो पार्ट क्या है, वो पार्ट है क्रोमैटिड। तो सेंट्रोमियर से अलग होकर के क्या होंगे, अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो एनाफेज सेकंड में क्या होता है, एनाफेज सेकंड में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम होता है, जिसमें कि सिस्टर क्रोमैटिड जो होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट कर देती हैं। तो एनाफेज सेकंड में क्या हुआ, एनाफेज सेकंड में एक क्रोमोसोम बीच में से डिवाइड हुआ, सेंट्रोमियर से डिवाइड हुआ, और डिवाइड होने के बाद में उसके क्रोमैटिड अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज सेकंड में क्या होगा, टीलोफेज सेकंड में ये सभी अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। अब अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंचे तो अगर एक्स वाले थे तो दोनों साइड एक्स के ही पहुंचेंगे, दोनों साइड भी एक्स और एक्स पहुंचेंगे, और यहाँ पर अगर वाई वाले थे तो दोनों साइड में क्या होंगे, दोनों साइड में वाई वाले क्रोमोसोम ही पहुंचेंगे। तो इस तरीके से टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में दोनों पोल्स की तरफ क्रोमोसोम के दो ग्रुप बन जाते हैं, टू ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप। तो टीलोफेज में क्या होगा, वापस एक न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, एक इधर साइड में बनेगा न्यूक्लियस और एक इधर साइड में न्यूक्लियस बनेगा। चूंकि एक्स से ही डिवाइड होकर दोनों बनते हैं तो दोनों के ही पास में क्या होगा, इन दोनों के पास में ही जो है, ये अगर वाई वाले थे तो वाई वाले होंगे, और इनके पास में क्या होगा, इन दोनों के पास में एक्स और एक्स वाले क्रोमोसोम होंगे। यानी कि 22 प्लस एक्स इधर, 22 प्लस एक्स इधर, सेम ऐसे ही 22 प्लस वाई इधर साइड में, 22 प्लस वाई उधर साइड में। तो टीलोफेज सेकंड कंप्लीट होने के बाद में वापस से क्या होगा, वापस से जो है साइटोकाइनेसिस होगा, और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में सेल पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, सेल पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो हम यहाँ से देखते हैं इस चीज को, यहाँ पर क्या है, प्रोफेज सेकंड में दिखाया गया है। तो प्रोफेज सेकंड में अगर हम मानते हैं कि ये 22 प्लस एक्स है और ये 22 प्लस वाई है, तो एक्स वाली जब डिवाइड होगी, जब एक्स वाली डिवाइड होगी तो डिवाइड होने के बाद में एक्स इधर भी पहुंचा, एक्स इधर भी पहुंचा, वाई इधर भी पहुंचा, वाई इधर भी पहुंचा, तो यहाँ पर जो सेल बनेंगी साइटोकाइनेसिस के बाद में, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस को भी दिखाया गया है। तो साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या होगा, यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, यहाँ पर भी 22 प्लस एक्स है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 22 प्लस वाई है, और यहाँ पर भी 22 प्लस वाई है। तो इस तरीके से जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल्स में हाफ हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, सेल में हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और एक सेल से कितनी सेल बनती है टोटल, एक सेल से टोटल 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। एक डिप्लॉइड सेल के मियोसिस कंप्लीट होने पर टोटल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, जिनको भी क्या कहा जाता है, जिनको कि गैमेट कहा जाता है। तो इसी वजह से ही जो स्पर्म्स होते हैं उनमें से 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% स्पर्म्स में क्या होता है, वाई क्रोमोसोम होता है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, हम लोगों ने मियोसिस को कंप्लीट किया। अब इसके बाद में देखते हैं कि मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन of specific chromosome number of each species is achieved।
यानी कि अगर हम बात करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म की, तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से कुछ की बॉडी डिप्लॉयड स्टेज में होती है। तो अगर उनसे बनने वाले गैमीट भी डिप्लॉयड हुए और फीमेल से बनने वाले गैमीट भी डिप्लॉयड हुए, तो जब वो दोनों आपस में फ्यूज होंगे तब तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होकर के डबल हो जाएगा। तो इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे डिवीजन की आवश्यकता पड़ी, नेचर को एक ऐसे डिवीजन की आवश्यकता पड़ी जिसमें कि क्या किया जा सके, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ किया जा सके। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए नेचर ने मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट किया, और मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो अब अगर मेल कोई बॉडी है, मेल बॉडी से बनने वाले गैमीट मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड बनाएंगे, फीमेल के साथ में भी ऐसा ही होगा, फीमेल भी क्या होगा, हैप्लॉइड गैमीट बनाएगी, और जब दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो N और N वापस से मिलकर के क्या बना लेंगे, जाइगोट बनाएंगे, और जो जाइगोट होंगे वो कैसे होंगे, वो जाइगोट वापस से डिप्लॉयड हो जाएंगे। तो इस तरीके से मियोसिस के द्वारा ही जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्रोमोसोम के नंबर को क्या करते हैं, क्रोमोसोम के नंबर को जो है, अपने क्रोमोसोम नंबर को अचीव वापस से कर लेते हैं, अचीव अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है। इवन दो द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। तो मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में जो है क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वापस से ये फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद में फिर से क्या हो जाएगा, वो डिप्लॉयड हो जाएगा, फिर से जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही जो है वापस से फ्यूजन के बाद जाइगोट में मिलेंगे। नेक्स्ट, इट आल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी। इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है इसमें, पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म के। और इसके बाद अगर हम बात करें, वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन होना है तो उसके लिए वेरिएशन का होना जरूरी है, अगर वेरिएशन नहीं होंगे तो कभी भी इवोल्यूशन नहीं होगा। इवोल्यूशन क्या एक सिंगल स्टेप पे होने वाली प्रोसेस है? क्या हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं? तो हम लोग इवॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि काफी टाइम बीतने के बाद में जनरेशन टू जनरेशन ये वेरिएशन धीरे धीरे करके इकट्ठा होते जाएंगे, और इकट्ठा होने के बाद लास्ट में जा करके हम लोग जो है इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो इवोल्यूशन कौन करता है? इवोल्यूशन किसी ह्यूमन का फीचर नहीं है, बल्कि वो पॉपुलेशन का फीचर है। इवोल्यूशन किसमें होती है? इवोल्यूशन जो होती है वो पॉपुलेशन में होती है। इसके कारण हो पाती है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो पाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमीट के फॉर्मेशन में जो मेंडल का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो फॉलो होता है। कहाँ पर फॉलो होगा? वो फॉलो होता है जब क्या होते हैं, जब होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, वहां पर भी क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम जब पेयरिंग करते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, उसी टाइम पर ही क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में पेयरिंग करते हैं। अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग ना करते तो क्या होता, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो फॉलो ना हो पाता। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। दूसरी बात क्या होती है, दूसरा वेरिएशन कहाँ से आता है? जो दूसरा वेरिएशन है वो आता है प्रोफेज फर्स्ट में ही, जो एक फेज आती है जिसको क्या बोलते हैं, पैचिटीन के टाइम पर जो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो मेल जो क्रोमोसोम मेल बॉडी से आए हैं और जो क्रोमोसोम फीमेल बॉडी से आए हैं, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, एक्सचेंजमेंट होता है। यानी कि अगर हम अपने सेल्स की बात करें तो हमारे सेल्स में हमको आधे कैरेक्टर फादर से मिले हैं और आधे कैरेक्टर मदर से मिले हैं। यानी कि आधे क्रोमोसोम हमें फादर से मिले हुए हैं और आधे क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिले हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में जो एक्स है वो मदर से मिला, जो वाई है वो किससे मिला, वाई जो है वो फादर से मिला। तो एक्स और वाई जो है उनकी क्या करेंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में कुछ हिस्से को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो उस एक्सचेंजमेंट की वजह से भी कुछ वेरिएशन जो है आता है। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म में ही क्या हो सकता है, उनमें ही इवोल्यूशन जो है हो सकता है। और वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो आज के चैप्टर में जो है हम लोगों ने मियोसिस को जो है कंप्लीट कर लिया। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है मेटासिस को कंप्लीट किया था।
तो आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे चैप्टर के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियों के साथ में। तो तब तक के लिए बाय।